जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शुट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12th चैप्टर ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स को पढ़ रहे हैं। और थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले तापी साम्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तापी साम्य किसे कहते हैं, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये गर्म वस्तु है, और कोई एक दूसरी वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, और ये ठंडी वस्तु है। और देखिए, जब गर्म वस्तु और ठंडी वस्तु को किसी पतले चालक तार से जोड़ देते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है। गर्म वस्तु से ऊष्मा निकल करके ठंडी वस्तु में जाने लगती है, और यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप एक समान न हो जाएं। तो जब दोनों वस्तुओं के ताप एक समान हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये दोनों वस्तुएं तापीय साम्य में आ गई हैं। तो अगर आपको तापीय साम्य को डिफाइन करना हो तो तापीय साम्य के बारे में आप यही बताएंगे कि जब गर्म तथा ठंडी वस्तु को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु की ऊष्मा निकल करके ठंडी वस्तु में जाने लगती है, और ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप एक समान न हो जाएं। जब दोनों वस्तुओं के ताप एक समान हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये दोनों वस्तुएं तापी साम्य में हैं। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन है। अब इसके बाद यहाँ पर एक डिफिनीशन आती है ताप, जिसको हमें पढ़ना है। ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ताप। ताप क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, ताप किसे कहते हैं, जरा इसके बारे में देखें। तो अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके शरीर को टच करता है और टच करने के बाद अगर आपका शरीर गर्म लगता है तो वो कहता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर अधिक है, आपके शरीर का ताप अधिक है। और अगर आपका शरीर ठंडा है तो वो व्यक्ति कहता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर लो है, आपके शरीर का टेम्परेचर काफ़ी कम है। तो ताप जानते हैं क्या है, ताप किसी वस्तु का गुण है। तो ताप की डिफिनीशन ये है कि ताप किसी वस्तु का वह गुण है जिससे यह पता चलता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं है। अगर तापीय साम्य में है, इसका मतलब दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर एक समान है, और तापीय साम्य में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु का टेम्परेचर दूसरे वस्तु के टेम्परेचर से या तो कम है या तो अधिक है। तो ये होता है टेम्परेचर की डिफिनीशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य। किसी ऊष्मागतिक निकाय के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, इसको हम लोगों को देखना है। ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य, किया गया कार्य, कृत कार्य। ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य। तो द वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसको कहेंगे इंग्लिश में वर्क डन बाय डायनामिक सिस्टम। तो वर्क डन बाय द थर्मोडायनामिक सिस्टम, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ऊष्मागतिक निकाय क्या है। ऊष्मागतिक निकाय के बारे में हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि ऐसा निकाय जिसकी अवस्था को
ताप, दाब तथा आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सके, उसे हम ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। ऊष्मागतिक निकाय का एक उदाहरण होता है कि अगर किसी सिलेंडर में रखी हुई गैस है और सिलेंडर बंद है, ऐसे कह लीजिए कि बंद सिलेंडर में रखी हुई कोई गैस ऊष्मागतिक निकाय का एक उदाहरण है। घरों में जो सील पैक सिलेंडर आता है भोजन बनाने के लिए, उसको हम ऊष्मागतिक निकाय का एक उदाहरण दे सकते हैं। तो ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य हम आपको बताने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि कोई सिलेंडर है। एक बात आप ध्यान में रखे रहिए कि सिलेंडर में सदैव सिलेंडर की दो दीवारें हुआ करती हैं। सिलेंडर के दो दीवार होते हैं। कोई भी सिलेंडर आप देखेंगे ना, तो सिलेंडर के दो दीवार हमेशा हुआ करते हैं। और दो दीवार इसलिए होता है ताकि सिलेंडर जल्दी से फटे ना, उसमें किसी प्रकार का कोई रिसाव जो है बहुत तेजी से न हो। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें। अब हम देख रहे हैं तो ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में देखिए ये ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर गैस भरी हुई है। यहाँ अंदर गैस भरी हुई है और यहाँ पर ये पिस्टन है और फिर यहाँ पर कुछ वेट रखा गया है, वजन रखा गया है, जिससे कि यह सिलेंडर अंदर के तरफ दबी रहे। गैस जो है, ये सिलेंडर के अंदर जो गैस है, यह गैस अंदर के तरफ दबी रहे। हम मान लेते हैं कि गैस का दाब P है और ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो A है और इसके ऊपर लगने वाला जो अभिलंबवत बल है वो F है। अब जानते हैं क्या होता है, इसकी स्थिति को हम मान लेते हैं कि इसकी स्थिति CD है। पिस्टन जो है CD स्थिति में है जब इसके ऊपर वाट रखा गया है। अब इस वाट को अगर हम हटा लें तो आपको मालूम है कि सिलेंडर के अंदर गैस जो होती है वो सिलेंडर के दीवार पर चारों तरफ, और ये जो पिस्टन है इस पिस्टन पर भी दाब डालती है और पिस्टन पर दाब डालने के वजह से ये पिस्टन खिसक करके ये जो वेट है इस वेट को हमने हटा लिया। जब इस वेट को हमने हटा लिया तो ये जो सिलेंडर है ये पहले CD स्थिति में था, अब ये खिसक करके C', D' स्थिति में आ गया, यानी CD विस्थापित हो गया। और विस्थापित हुआ कितना, तो डेल्टा S दूरी तक विस्थापित हो गया। डेल्टा S दूरी तक विस्थापित होकर के CD जो है C', D' स्थिति में आ गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्य बराबर हुआ करता है बल इंटू विस्थापन, तो कार्य बराबर है W और ये बराबर हो जाएगा बल F और विस्थापन जो होगा वो डेल्टा S होगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब विस्थापन डेल्टा S है तो कार्य को भी हम डेल्टा W दिखा दे रहे हैं। अब आपको मालूम है कि P बराबर होता है F इंटू A, तो F बराबर हो जाएगा P इंटू A। अब हम F के जगह पे P इंटू A कर दे रहे हैं, तो ये देखें डेल्टा W बराबर F के जगह पर P इंटू A इंटू हो जाएगा डेल्टा S। तो अब देखिए A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और डेल्टा S विस्थापन, यह विस्थापन जो है ये ऊंचाई के बराबर हो जाता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन के बराबर होता है, तो ये आयतन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डेल्टा लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी हम डेल्टा लगा देंगे, ये डेल्टा भी हो जाएगा। तो डेल्टा S विस्थापन है,
तो डेल्टा भी जो है आयतन में होने वाला परिवर्तन है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। तो ये ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य का सूत्र रहा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। तो डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू P इंटू डेल्टा V, इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल हम लोगों को करने होंगे। अब जैसे मान लीजिए हमको किसी निकाय द्वारा कृत पूरा कार्य ज्ञात करना है, संपूर्ण कार्य ज्ञात करना है, तो जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, पहले निकाय द्वारा किया जाने वाला छोटे कार्य की गणना कर लेते। छोटा सा कार्य, छोटे से कार्य को हम डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू कर सकते हैं। डी डब्ल्यू की गणना कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यह P इंटू डेल्टा V के इक्वल होता है। तो ये तो ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया जाने वाला छोटा सा कार्य है। अगर हमें संपूर्ण कार्य ज्ञात करना होगा तो संपूर्ण कार्य ज्ञात करने के लिए हम करते क्या हैं कि समाकलन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। और जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हम लोगों को संपूर्ण कार्य की गणना हो जाती है। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी आगे चल करके हम आपको समाकलन के बारे में बताएंगे कि समाकलन क्या है। तो अब जो है हम लोगों ने देखा ये ऊष्मागतिक निकाय द्वारा कृत कार्य। अब एक छोटा सा टर्म आता है और वो होता है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी किसको कहते हैं? अब हम लोग देख लें आंतरिक ऊर्जा के बारे में कि आंतरिक ऊर्जा क्या है। तो देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर के हुआ है, जिसे हम अणु कहते हैं। और अणु का निर्माण भी अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। और आपको हम बता दें कि किसी भी पदार्थ के अंदर अणु और परमाणु जो होते हैं वो सदैव गतिशील होते हैं। और गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और अणुओं की विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को ही उस संपूर्ण निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और आंतरिक ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन हो तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को हम डेल्टा U से प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब इसके बाद हम लोगों को ऊष्मागतिकी के नियम पढ़ने, चैप्टर का नाम ऊष्मागतिकी है ना, ऊष्मागतिकी का नियम हम लोगों को पढ़ना है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। तो ऊष्मागतिकी के नियम में जो पहला नियम आता है वो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम आता है। फिर दूसरा नियम आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फिर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। हालांकि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के आधार पर ही ये जो ऊष्मा इंजन होते हैं, ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद फिर हम लोगों को कारणों का इंजन पढ़ना होगा, फिर ऊष्मा इंजन के बारे में पढ़ना होगा, फिर फ्रिज के बारे में पढ़ना होगा, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे भौतिक जीवन, ये फिजिकल लाइफ से रिलेटेड है। तो इसलिए इन सब के बारे में हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह
से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।